सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग तक का पार्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कोटेशंस, HTML quotation and citation elements. We will go through the block code, Q tag, abbreviation, address, site and video HTML elements. So first ब्लॉक कोड किस तरह से काम करता है इसको ज़रा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इसका एग्जांपल देखिए। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट किसी एक एक्सटर्नल वेबसाइट से लेकर अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपको ब्लॉक कोड में हाईलाइट करना होता है, ठीक है। ब्लॉक कोड यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है, साइट इक्वल टू उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम, और हम क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर ब्लॉक कोड के अंदर हमारा मेंशन होगा इस तरह से। क्लिक ऑन रन एग्जाम्पल, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। हेयर इज़ अ कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपका स्टेटमेंट है या किसी फेमस पर्सनैलिटी ने कोई शब्द कहे हैं, ठीक है, वो आप अपनी वेबसाइट पर हाईलाइट करना चाहते हैं, या कि कोई रिसर्च है, ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की, तो इस तरह की कोई भी एक्सटर्नल आपकी कोट्स हो गए या फिर आपका किसी पर्सन की कही हुई कोई चीज़ें हैं, फेमस लाइंस, तो उसको हम लोग ब्लॉक कोड में हाईलाइट करते हैं। ब्लॉक कोड फॉर कोटेशन, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ब्राउज़र्स यूजली क्या करता है, आपके इस तरह के ब्लॉक कोड में जो भी हम लोग मैसेज लिखते हैं उसको एक इंडेंट फॉर्म में दिखाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका लेफ़्ट और राइट में गैप के साथ हमारा ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। बट एक्चुअल में हमारा जो बॉडी एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हमारा हेयर वाला मैसेज लिखा हुआ है। ये कोड की हेल्प से ही आपको इंडेंटेड दिखाई देता है लेफ्ट एंड राइट से। दैट इससे क्या होता है बेनिफिट, ये थोड़ा कैची हो जाता है और अलग से आपको पता चल जाता है कि कोई पार्ट मैसेज आपका कोड किया हुआ है। दूसरा आता है शॉर्ट कोटेशन, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोड। तो हम लोग कीबोर्ड से इन्वर्टेड कोड लगा सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए नोटपैड, तो ये आपका कोड्स होते हैं इस तरह से। तो अलग अलग फॉन्ट्स के साथ ही आपको अलग अलग तरह से दिखाई देगा, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। बट जनरली जो इन्वर्टेड कोड होते हैं वो कर्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम वेब में क्या करते हैं, इस तरह से कभी भी इसको प्रेफर नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्यू टैग। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और हम इसमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन को क्यू टैग के अंदर रैप कर लेते हैं इस तरह से। तो आउटपुट क्या होगा, जब आप इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरह से प्रॉपर दिखाई देगा। अगर आप कीबोर्ड से अगर ये बनाते हैं चीज़ें तो ये आपको कर्व कोड नहीं दिखाई देगा, ये आपको रेगुलर दिखाई देगा, जो मैंने अभी आपको नोटपैड में दिखाया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यू टैग फॉर कोटेशन। HTML क्यू टैग defines a short quotation. Browsers normally insert quotation marks around the quotation. Next आता है आपका abbreviation. Abbreviation tag defines an abbreviation or an acronym like HTML, CSS, Mr, Doctor, ASAP, FYI, ATM। तो मतलब बहुत सारी फॉर्म्स ऐसी होती है जो शॉर्ट में लिखी होती हैं। अब हर किसी को तो उसका मतलब नहीं पता होता है ना। तो जैसे FYI यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब जो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जब यूज़र पॉइंटर लेके जाए तो वहाँ पर उसकी फुल फॉर्म हमें रिवील हो जाए। तो जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है नीचे कि दी WHO वाज फाउंडेड इन 1948। अब WHO क्या है, जब यूज़र पॉइंटर लेके जाएगा तो उसका फुल फॉर्म हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिवील हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंटर लेकर आते तो रिलोड दिस पेज लिखा रहा है, लाइक इस तरह से। Making abbreviation can give useful information to browsers, translation system and search engines. Tip क्या है यहाँ पर, use the global title attribute to show the description for the abbreviation or acronym when you mouse over the element. जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, शॉर्ट इंफॉर्मेशन को एब्रिविएशन में रैप करते हैं तो उसके नीचे आपको डॉटेड अंडरलाइन दिखाई देगी। तो WHO के नीचे आपको कुछ डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। अब अपना पॉइंटर लेके आइए इसके ऊपर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है।
तो यूज़र के लिए भी बेनिफिशियल हो गया, प्लस एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आपने ऊपर नोटिस किया होगा, क्या लिखा रहा है, सर्च इंजन्स। ठीक है, तो सर्च इंजन्स को भी ये पता होगा। सर्च इंजन जैसे कि आपके लिए फेमस सर्च इंजन क्या है, गूगल। इस तरह के सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास टैग आता है एड्रेस। एड्रेस टैग का हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सो दी HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर ऑनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल। So the contact information can be an email address, URL, physical address, phone number, social media handles, etc. कुछ भी हो सकता है. So the text in the address element usually renders in italic and browsers will display add a line break before and after the address element. क्योंकि एड्रेस जो एलिमेंट होता है ये भी आपका ब्लॉक एलिमेंट है. अगर आप कहीं पर भी एड्रेस टैग को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन से स्टार्ट होगा. ठीक है, सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया दिस पेज डिज़ाइन बाय एपटेक लिमिटेड, विजिट अस एट arenamultimedia.com, और हमारा जो एड्रेस है यहाँ पर वो हमने मेंशन किया है साउथ एक्सटेंशन का. सो जब आप ब्राउज़र में इसको देखेंगे तो ये आपको इटैलिक दिखाई देगा इस तरह से. सो अब मान लीजिए कि अगर मैं आपको एड्रेस टैग के बारे में ना बताऊं और मैं आपको विजुअली ये पूछता हूँ कि भाई ये मैसेज कैसे लिखा गया होगा, तो आप या तो आई टैग बोलेंगे या फिर आप क्या बोलेंगे EM टैग, क्योंकि इटैलिक दिख रहा है विजुअली. बट ये इटैलिक नहीं है, ये इटैलिक में रेंडर ज़रूर होता है, बट ये एड्रेस टैग में लिखा गया है. अब अगर आप अपने एड्रेस को, कोई भी इंपॉर्टेंट जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एड्रेस में लिस्ट करते हो, सो SEO में सर्च इंजन को बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है और बहुत ईजिली वो रैंक हो जाएगी. सो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आप फ़ोन नंबर डालेंगे सर्च इंजन में और आपका वो पेज सर्च इंजन में डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि उसका SEO हो चुका है इस वजह से. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट टैग के बारे में. द साइट एलिमेंट फॉर वर्क टाइटल. द HTML साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, फॉर एग्जाम्पल बुक, पोएम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. ठीक है, इन चीज़ों के लिए आपने साइट टैग का यूज़ करना है. बट ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर किसी पर्सन का नेम नहीं होगा. ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ डालेंगे सारी आपकी नॉन लिविंग चीज़ें होंगी. सो अ पर्सन नेम्स इज़ नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क. सो द टेक्स्ट, ये शायद हमारा गलत हो गया. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पेंटिंग है स्क्रीम के नाम से, जिसको एडवर्ड मिंच ने बनाया था, पेंटेड इन 1893. सो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, तो जो स्क्रीम यहाँ पर लिखा था स्क्रीम, ये क्या है, पेंटिंग का नेम, एक हॉरर पेंटिंग है. ठीक है, तो इसको जो बनाया है जिस पर्सन ने, वो उनका नेम यहाँ पर मेंशन है. तो आप यहाँ देख सकते हैं पेंटिंग का नेम हमने साइट में स्टोर किया है, पर्सन का नेम नहीं किया है. ठीक है, तो किसी भी पर्सन का नेम आपका साइट टैग में कंटेन नहीं होगा. क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, बुक, पोएम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये चीज़ें आप इसमें लिस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है वीडियो, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड. वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड. The HTML video tag is used to override the current text direction. So generally हम लोग जो अब बुक्स पढ़ते हैं या अगर हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो हमारा कंटेंट लेफ्ट टू राइट मूव होता है ना, यही स्टाइल है. तो यहाँ पर क्या होता है, बाय डायरेक्शनल में राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट तो होगा, लेकिन साथ साथ मिरर भी होगा. मतलब कैसे, अब आप यहाँ देखिए, जो दिस टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ था वो यहाँ से शुरू होता, वो एंड से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट की तरफ आके ओवर होगा, बट मिरर होगा साथ ही साथ. ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट का वेबसाइट में यूज़ कहाँ होगा भाई? डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुछ व्हीकल्स होते हैं हॉस्पिटल के, लाइक एम्बुलेंस, तो उस पर बाई डायरेक्शनली लिखा होता है, क्योंकि जब मैं अपने रियर मिरर में देखूँ तो मुझे वो इमेज सीधा दिखाई देगा. आ जाइए. ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में तुमने ऐसा देख लिया. दूसरा और कहाँ देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि आपने एक मेन्यू डिज़ाइन किया. ठीक है, और वो क्या है, डिजिटली डिज़ाइन है. सो बहुत सारे रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल के लिए बीकानेर वाले क्या करते हैं, जहाँ कैश काउंटर होता है वहाँ पर मेन्यू पर प्रिंट करके लगा के रखते हैं, है ना, और वो उनका कभी एक साल में उनके प्राइस रिवाइज होते हैं, फिर वो उसको अपडेट कर देते हैं. अब जैसे आप KFC जाते हो या
उसमें जाते हो, डोमिनोज में जाते हो, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, टीवी स्क्रीन्स होती हैं लगी हुई, क्योंकि वो उनके आए दिन नए नए उनके लॉन्च होते रहते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, और वो अपने वो वहाँ पर डिजिटली दिखाते रहते हैं। कुछ बड़े रेस्टोरेंट में जब आप जाओगे जहाँ पर उनके जो फेस्टिव टाइम आता है तो आइटम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन दिखाते हैं। अब प्रोजेक्टर लगा है सामने, लेकिन आप उसको सामने सीधा देख रहे हो, जो कि प्रोजेक्शन आपके अगेंस्ट है लगा हुआ, तो वो मिरर के थ्रू ही दिखता है, बाई डायरेक्शनल के थ्रू स्ट्रेट होकर आपको सामने। तो बहुत सारे जो होते हैं वो मिरर का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग मिरर टेक्स्ट का यूज़ कर ले, तो अलग अलग पर्पज़ से यूज़ में आता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसा नहीं मिलने वाला कि आपको पूरी वेबसाइट ही मिरर बनानी हो, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, तो रेयर यूज़ वाला फीचर है। बट वीडियो ध्यान रखिएगा कि बाई डायरेक्शनल मिरर अगर आपको लिखना है तो पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कमेंट्स। कमेंट्स का काम क्या होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में या वेब पेज में कोई एक सेक्शन के बारे में किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कुछ, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट कभी भी ब्राउज़र में रेंडर नहीं होता, बट अगर कोई कोड में जाएगा तो वहाँ पर विजिबल होगा। सो जैसे HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। सो HTML कमेंट्स टैग किस तरह से लिखा जाता है, यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स कोड बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो आपको यहाँ पर लेस देन, एक्सक्लेमेशन, 2 टाइम हाइफन, इन बिटवीन जो भी आपको मैसेज लिखना है वो लिखिए, और उसके बाद में आपको उसको बंद कर देना है। अब इसके बीच में जो भी आपने मैसेज लिखा वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये आपको कभी डिस्प्ले नहीं होता। सो नोटिस दैट देयर इज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग। तो एंडिंग जब होगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आपने यूज़ नहीं करना है, डिक्लेरेशन में करना है, बिगिनिंग में। सो कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। सो एग्जाम्पल, जैसे कि विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर इन योर HTML कोड, लाइक दिस इज अ कमेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ के बाद में लिख दिया रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर, इस तरह से। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने कोई वेबसाइट बना दिया, हो सकता है कि वही सेम प्रोजेक्ट आपके पास फ्यूचर में मेंटेनेंस के लिए आता है या फिर अपग्रेडेशन के लिए आता है। अब कोई चीज़ आप 8 साल बाद 10 साल बाद देखोगे तो आपको तो याद रहेगा नहीं मैंने क्या करा था इसमें, बट अगर आपने उसके लिए नोट्स लिख दिए होंगे तभी, तो जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये कोड किस लिए लिखा था और इसमें मुझे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे काम करने के लिए। तो आप कमेंट से बहुत ईजिली समझ जाते हो अपनी चीज़ें। तो इसके अलग अलग पर्पज़ है। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और कंपनी के अंदर पूरी एक टीम है वेबसाइट डिज़ाइनर्स की। हो सकता है कि 10 वेब डिज़ाइनर्स के अंदर आज आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, आप ऑफिस नहीं है, आपकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन काम कर रहा है, तो उसको स्ट्रक्चर समझ में तो आना चाहिए कि कोड आपने क्या लिखा है, तो आप उसको कमेंट करके वहाँ पर लिख सकते हो अपने नोट्स। या फिर हो सकता है कि आपने पूरा पेज बना दिया, लेकिन क्लाइंट ये कहता है कि भाई मेरे को अभी इस फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेटर ऑन देखेंगे, बट आपके एफर्ट्स तो लग चुके हैं ना, तो आप डिलीट तो करोगे नहीं, आप उसको कमेंट कर दो, तो एंड यूज़र के लिए तो बंद हो गया, बट वो कोड में रहेगा। जब क्लाइंट कहता है आप एक्टिव करना है तो आपने बस कमेंट को हटा देना है, यानी कि आगे पीछे से ये इन्फॉर्मेशन हटा दीजिए, आपका वो सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। एक लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको लोड होने दीजिए, तब तक हम लोग आगे का पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरा यूज़ क्या है, एक तो हो गया कमेंट्स आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए, दूसरा क्या हो गया हाइड कंटेंट, जो अभी हमने बात की। सो कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट, दिस कैन बी हेल्पफुल इफ़ यू हाइड कंटेंट टेम्परेली, ठीक है, कि भाई मेरे को अभी के लिए बंद करना है लेकिन बाद में कभी भी एक्टिवेट कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर पैराग्राफ को क्या कर दिया, कमेंट में डाल दिया, तो ये पैराग्राफ आपका आउटपुट में रेंडर नहीं होगा। तो ज़रा चला के देखिए, तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं बट 2 ही पैराग्राफ रेंडर होंगे। बट अगर हम लोग कोड में जाते हैं तो ग्रीन कलर का कमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन क्या होगी हमारी डिसेबल,
अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ पर ओपन किया, अपना पेज लोड हो चुका है, ठीक है। हम कोड में चलते हैं पीछे तो और फाइंड आउट करते हैं क्या कहीं पर कमेंट लिखा हुआ है, कुछ लिखा है, कमेंट लिखा है ना। तो यानी कि जो इस वेबसाइट का एसईओ हैंडल हो रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाय रैंक मैथ प्रो, है ना। और आगे चलते हैं, क्या लिखा रहा है यहाँ पर, आपका रैंक मैथ का काम ओवर हो गया। तो अब अगर कोई इस वेबसाइट को देखेगा तो उसको ये पता होगा कि इतना पार्ट जो है वो एसईओ से रिलेटेड है इसके अंदर, है ना। कमेंट का रोल समझ में आया, यानी कि एक्सप्लेनेशन हो रखा है कोड के अंदर। आगे चलते हैं, जूम आउट करेंगे पेज को, नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके इस तरह से। क्या लिखा रहा है, एक YouTube फीड हमें दिखाई दिया था यहाँ पर, है ना। तो इस वेबसाइट में आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कुछ YouTube से वीडियोस आ रहे हैं। क्या लिखा रहा है, टाइटल लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम YouTube। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे आपका YouTube से वीडियो कंटेंट जो है वो प्ले हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये क्या है कि जब कोई कोड को देखे तो क्लियरली पता चले किस एरिया पर कौन सा पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपको ये समझ में आया कि हम कंटेंट को हाइड भी कर सकते हैं और कंटेंट का एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं अपने रिमाइंडर के तौर पर या नोट्स के तौर पर। सो यहाँ पर लोग देखेंगे यू कैन ऑल्सो हाइड मोर देन वन लाइन एवरीथिंग बिटवीन दी, आपका एक्सप्लेनेशन जो हमारा जो बिगिनिंग एंडिंग है विल बी हिडन फ्रॉम दी डिस्प्ले। अब आप यहाँ देखें जैसे कि हमने एक पैराग्राफ और एक इमेज दोनों को कमेंट के अंदर डाल दिया, मल्टी लाइन, तो ये दोनों लाइन ही आपके आउटपुट में डिसेबल हो जाएंगे। कोड में जाके देखिए, हो गया डिसेबल इस तरह से। तो एक से ज़्यादा लाइन को भी बंद किया जा सकता है। तो चलो यहाँ से हम लोग करते हैं इंस्पेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ पर आप देखें ये जो हमारा कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट आपको पूरा अलग दिखाई दे रहा है इस तरह से। अगर मैं इसका पेज ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में और मैं यहाँ जाके नोटपैड लिख के इसको रन करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं ये दो चीज़ें हटा दूँ, सेव कर दूँ पेज को, तो क्या दिखता है, आउटपुट आ रहा है। तो कमेंट का रोल समझ में आ रहा है कि यानी कि कमेंट आपके ब्राउज़र से किसी भी एलिमेंट को ऑन ऑफ कर सकता है, ठीक है। वापस से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है कमेंट का। नेक्स्ट, so comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML lines of code one at a time to search for errors। ठीक है, हाइड इनलाइन कंटेंट। इनलाइन कंटेंट मतलब कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके बीच में आप किसी मैसेज को ऑफ करना चाहते हैं। सो कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड पार्ट्स इन द मिडल ऑफ द HTML कोड। एक तो हुआ एलिमेंट के बिफोर और आफ्टर, ठीक है। अब क्या हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट के इनसाइड। तो यहाँ पर एक मैसेज लिखा था दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ, बट हमने क्या करा, ग्रेट टेक्स्ट को कमेंट बना दिया। अब क्या होगा, दिस इज अ पैराग्राफ रिटर्न आएगा, ना कि दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ, क्योंकि हमने इन बिटवीन जाके उसको कमेंट किया हुआ है मैसेज को। तो कहीं भी चला सकते हो। HTML colors are specified with predefined color name or with RGB, hex, HSL, RGBA और HSLA वैल्यू। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, देखो स्क्रीन पर जितना भी काम हमारा होता है ना, वो हम लोग इसमें करते हैं RGB मोड में, ठीक है। और जितना भी काम हमारा प्रिंट के लिए होता है वो होता है CMY के मोड में। अब कोई वेबसाइट आप अगर चलाते हो तो प्रिंट आउट करके तो चलाते ही नहीं, आपको डिस्प्ले के लिए कोई डिवाइस चाहिए, मे बी वो टैबलेट हो सकता है, सेल फोन हो सकता है,
या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन या प्रोजेक्टर। सो जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं जो प्रोजेक्शन ऑफर करती हैं आपको, वो सब किस पे चलती हैं? आरजीबी मोड में। ठीक है। सो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग कलर जो यूज़ कर सकते हैं वो नेम के अकॉर्डिंग, या फिर आरजीबी के अकॉर्डिंग, या फिर हेक्स वैल्यू, या एचएसएल, या आरजीबी और एचएसएल। अब ये होती क्या सारी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, दे दो एक छोटा सा बस, थैंक यू। हाँ जी। सो एक स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है, HTML सपोर्ट 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स। यानी कि अगर नेम की बात होती है तो 140 कलर नेम HTML आपको अलाउ करता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टोमेटो अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आपका कलर कुछ इस तरह से होगा। ऑरेंज अगर आप कीवर्ड लिखते हैं तो ये कलर होगा। डॉजर ब्लू अगर आप लिखते हैं, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, सॉल्ट, स्लेट ब्लू, वॉयलेट, लाइट ग्रे, तो ये हमारे कुछ आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं। तो चलिए इसका हम लोग ओपन एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर टोमेटो ऑरेंज, है ना, और ये हमारा कलर जनरेट हो रहा है इसके अंदर। तो ये तो हुआ नेम के अकॉर्डिंग। बात करेंगे यहाँ पर, यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमने एक H1 हेडिंग डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर हमने बैकग्राउंड में कलर डाला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है। दूसरा, हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में क्या कलर डाला हुआ है? टोमेटो कलर। तो ये आपका आउटपुट कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। नेक्स्ट, हम बैकग्राउंड के अलावा टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे टेक्स्ट के कलर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ओनली कलर। बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड हाइफन कलर। टेक्स्ट के लिए ओनली कलर आपको लिखना होता है। तो ये देखिए टोमेटो, ये हो गया आपका डॉजर ब्लू, ये हो गया आपका मीडियम सी ग्रीन कलर। ये तीनों कलर नेम यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट क्या है? बॉर्डर कलर। हम किसी एलिमेंट के अराउंड एक बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन सेट द कलर्स ऑफ बॉर्डर। आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर की थिकनेस होगा 2 पिक्सल्स, बॉर्डर का स्टाइल होगा सॉलिड, और कलर टोमेटो, डॉजर ब्लू एंड वायलेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कलर वैल्यूज़, जो कि हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि RGB, हेक्स, HSL, RGB और HSL। तो देखो लास्ट में जो ये हमें A दिखाई देता है, इस A को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी कलर में ट्रांसपेरेंसी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आपको उसमें A को ऐड करना है, अल्फ़ा चैनल को। ठीक है, तो जैसे आप फोटोशॉप पढ़ के आए हो तो फोटोशॉप में आपको ऑप्शन मिलता है ऑपेसिटी एंड फिल। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? और फिल से? चलो, फोटोशॉप कितने लोगों ने पढ़ा है? तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी बनती है आंसर देने की, एक अकेले का तो है नहीं। बताओ भाई, तुम बताओ। ठीक है, और फिल के थ्रू? अरे उसमें लेयर में ऑप्शन आता है ना, फिल एंड ओपेसिटी, मैं उन दोनों में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। चलो ऐसे नहीं समझा पा रहे हो, प्रैक्टिकली समझाना, मैं स्क्रीन पर करूँगा जैसे से आप बोलोगे। एक न्यू फाइल बनाते हैं। एक न्यू लेयर बना लेते हैं और यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ से हम एक रेड कलर ले लेते हैं, और एक हमारे पास ये लेयर है। अब मैं यहाँ पर फिल को कर देता हूँ लाइक 50%, दूसरे में मैं ओपेसिटी को 50% कर लेता हूँ।
क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इसका? ऐसा तो नहीं पहली बार देखा ऑप्शन, फिल कभी यूज़ नहीं करा? अरे किसी के पास आंसर नहीं है? इंटरव्यू में जाओगे तो फंस जाओगे। और पूछा जाता है इंटरव्यू में कि फिल और ओपेसिटी में डिफरेंस बताओ, क्योंकि जनरली फ्रेशर जब लोग होते हैं ना, हम सोचते हैं बहुत बड़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत बेसिक चीज़ों में आपको फंसा दिया जाता है। कहते हैं अरे तुम्हें तो यही नहीं पता फोटोशॉप की पहली क्लास, तो आगे कैसे होगा फिर काम? देखो, आज के बाद आपको ध्यान रहेगा और यूज़ भी करोगे आप लोग। हम फिल को 100 कर लेते हैं और ओपेसिटी को भी 100 कर देते हैं। इस लेयर पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बेवल एम्बॉस, ठीक है। अब यही सेम प्रॉपर्टी मुझे ऊपर वाली लेयर पर भी यूज़ करना है। हमने यहाँ से क्या करना है, कॉपी लेयर स्टाइल, और यहाँ पर जाके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल। अब दोनों लेयर एक जैसे। अब हम यहाँ पर एक लेयर को नेम कर देते हैं फिल, सो दैट की क्लियरिटी रहे। दूसरे को हमने क्या बोला, ओपेसिटी। सो ये देखो फिल है और ये ओपेसिटी है। अब ओपेसिटी को हम यहाँ पर चेंज करेंगे 50 और हम यहाँ पर फिल को चेंज करेंगे 50। क्या डिफरेंस समझ में आया? यानी कि ओपेसिटी जो होता है आपके एंटायर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, यानी कि आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को भी वो ट्रांसपेरेंट कर देता है। बट फिल ओनली कलर को ट्रांसपेरेंट करेगा, ना कि मेरे स्टाइल को। समझ आया फर्क? ये फ़र्क आता है। तो यानी कि अगर आप चाहते हो आपका इफेक्ट रहे बट कलर ना दिखे, क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस होता है फिल और ओपेसिटी के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स अपने बनाए हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर में हमने क्या यूज़ किया है, नेम। अब टोमेटो कलर को ही मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपने एलिमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नेम के साथ, यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, RGB। सो फोटोशॉप में आप जब कोई भी कलर चूज़ करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने रेड कलर बनाया तो आप उसका देख रहे हैं कोड भी बना RGB। क्या लिखा रहा है, रेड कलर इज़ 255, ग्रीन 0 एंड ब्लू 0, ठीक है। इसी में आपको ऊपर HS भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लैब भी अवेलेबल है और यहाँ पर आपका CMYK के मोड भी अवेलेबल है। तो CMYK होता है हमारा प्रिंट के लिए और ये होता है हमारा स्क्रीन के लिए। अब इन दोनों कलर में क्या कोई डिफरेंस होता है? सो हम फिर से एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे और यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और आपने ये रेड कलर यूज़ किया। जब आप प्रिंट करने जाओगे तो ये रेड कलर कभी भी प्रिंट नहीं होगा, कलर बदल जाएगा। ऐसा कैसे? तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्यू के अंदर, गैमट वार्निंग। गैमट वार्निंग मुझे क्या बता रहा है कि भाई इस डिज़ाइन के अंदर ये वाला जो कलर है ये डिस्टर्ब होने वाला है प्रिंटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने वो कलर यूज़ किया हुआ है जो प्रिंट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्रीन के कलर अलग होते हैं और प्रिंट के कलर हमारे अलग होते हैं। तो चलिए इसको ज़रा क्लियर करते हैं। हम इसी ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी बनाते हैं, ठीक है। और इस बार हम यहाँ पर जाके बोलते हैं मैजेंटा 100 और येलो 100। अब जो रेड कलर बनेगा वो होगा प्रिंट के लिए, यानी कि हम यहाँ से करेंगे ओके। और अब आप देख सकते हो क्या मेरा रेड कलर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब गैमट वार्निंग को बंद करो तो ये बोल रहा है कि भाई देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है? इसका कंट्रास्ट रेशियो थोड़ा बस दिख रहा है, तुम्हें वहाँ से पता नहीं चल रहा है। ज़रा मेरी स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिएगा।
बंद हो गया, ऐसे कैसे? अब चेक करो, है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब सोचो कि किसी को तुमने अप्रूवल करा दिया हॉट रेड कलर और प्रिंट करा के तुम उसको ग्रे कलर पकड़ा रहे हो, वो कहेगा भाई तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये क्या है? तो इसलिए प्रिंटिंग के कलर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और हम सभी स्टूडेंट एक गलती बड़े आराम से कर रहे हैं, वो क्या है, आप जाके कलर को चूज़ करते हो इस तरह से, हमेशा ऐसे ड्रैग करके लेते हो ना कलर, ये गलत है। ऐसी प्रैक्टिस कभी भी यूज़ नहीं करनी, खासकर ग्राफिक डिज़ाइनर्स को। वेब वालों का तो काम चल जाएगा क्योंकि स्क्रीन पर है, क्लाइंट ने बोला गलत है तो सही कर दिया 2 मिनट में, प्रिंट होने के बाद कैसे बदलोगे? नहीं बदलेगा ना। तो चलिए एग्जांपल ओपन करते हैं। सभी के अंदर कलर क्या है? टोमेटो कलर ही है ना। लेकिन यहाँ पर ये टोमेटो कलर प्रोड्यूस हुआ नेम से, ये टोमेटो कलर प्रोड्यूस हुआ आपका RGB से, ये टोमेटो कलर आपका प्रोड्यूस हुआ हेक्स कोड से। अभी हेक्स कोड कहाँ आता है फोटोशॉप में? जब आप कोई कलर बनाते हो तो नीचे लिखा आता है, ठीक है। फिर क्या हमारे पास HSL, तो यहाँ पर आपका ये कलर जो होता है यहाँ से चलता है, देख रहे हो, एक है आपका एंगल, 2 क्या है परसेंटेज, तो ये क्या है एंगल, ये क्या है परसेंटेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमेंस, ठीक है, या लाइटनेस। इसके बाद RGBA का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। RGBA में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर लिखा है 3 वैल्यू के बाद में, देखो सेम वैल्यू है ना, लेकिन हमने क्या लिखा 0.5 यानी कि 50% ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह से HSLA में 0.5 मतलब 50% ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो कलर है ये ट्रांसपेरेंट हुआ है, यानी कि अगर मैं इस एलिमेंट के नीचे कुछ रख दूं तो मैं उसके आर पार देख सकता हूँ। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे। फाइल को अपने किया, URL को कॉपी, नोटपैड में आएंगे, प्रेस करेंगे Ctrl O और यहाँ पर ओके। हम अपने बॉडी में एक इमेज कॉल करेंगे, बैकग्राउंड, यहाँ लिखेंगे इमेजेस, डायरेक्टरी का नेम। तो पहले चेक करो क्या हमारे पास इमेजेस की डायरेक्टरी है। इसके अंदर यहाँ पर एक इमेज है IMG7 और इसका जो फाइल टाइप है वो क्या है JPG। फाइल को हमने सेव किया, वेब ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, तो क्या आपको इन एलिमेंट के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है? कहाँ है? इसके पीछे दिख रहा है ना, क्योंकि वो सॉलिड है और ये ट्रांसपेरेंट। तो RGBA का मतलब समझ में आया कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा एलिमेंट के अंदर। तो इसी वजह से इमेज को मैं इस एलिमेंट के सी थ्रू देख पा रहा हूँ आर पार, बट इस एलिमेंट में आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये सारे सॉलिड कलर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कलर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि कंप्यूटर में नंबर ऑफ कलर्स हमारे कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर में हमारे पास 16.7 मिलियंस कलर हैं, ठीक है। अब ये कैसे है तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो RGB में आपके पास जो कलर होता है 0 से लेके 255 होता है, तो 0 भी एक कलर है। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो कौन सा कलर आता है? ब्लैक। तो ये एक वैल्यू हुआ। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे 256। सो रेड मल्टीप्लाई विद ग्रीन, ग्रीन मल्टीप्लाई विद ब्लू, कितना आया? 6, ठीक है, 16.7, ठीक है। इतने हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स आ गए। तो कोड के हिसाब से देखा जाए तो 16.7 मिलियंस कलर हैं, ठीक है, अगर हम लोग RGB में बात कर रहे हैं। हेक्स कोड के हिसाब से बात की जाए तो 216 कलर हैं, और अगर नेम के हिसाब से बात की जाए तो 140 कलर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मोड में जा रहे हैं RGB मोड में तो आप 16.7 मिलियंस कलर को यूज़ कर पाएंगे। बहुत जल्द हमारे कंप्यूटर में ट्रिलियंस कलर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हो घर में कुछ स्मार्ट टीवी हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव रेंज में आते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर आप बिलियंस कलर नहीं देख रहे हैं, ट्रिलियंस कलर देख रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसा सोचो कि आपके सामने एक CGI मैं कुछ दिखाऊं और एक रियल जगह दिखाऊं, तो आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि CGI कौन सा है, रियल कौन सा है। सेलफोन के अंदर ट्रिलियंस कलर आ चुके हैं,
टीवी में आ चुके हैं, कंप्यूटर में आना बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास CSS। सॉरी, CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। So CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक मल्टी पेज वेबसाइट बनाया हुआ है और क्लाइंट कहता है कि भाई वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर दो, लाइक फॉर एग्जांपल कहता है हेडिंग का फॉन्ट साइज बदल दो या कलर चेंज कर दो। सो अगर आपने CSS के थ्रू बनाया होगा तो आप एक फाइल में चेंज करेंगे। अब उस वेबसाइट में 5 या 10 पेज हो या 10,000 पेज हो या 10 लाख पेज हो, एक साथ चेंज हो जाएगा। अब सोचो कि अगर हम लोग CSS का यूज़ ना कर रहे हो और अगर हम लोग मैनुअली काम कर रहे हो तो क्लाइंट ने बोल दिया और आपकी ज़िंदगी ख़राब है, फिर उसके अंदर लगे रहो, मेहनत करते रहो। उसके बाद वो फिर बोल देगा नहीं भाई पहला वाला कर दो, पहला वाला अच्छा लग रहा था, तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो काम हमेशा ऐसा करना है कि क्लाइंट कितनी बार बोले ना हमें इरिटेशन हो और हम लोग उसको उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट दे पाएँ। क्योंकि देखो क्लाइंट पे करता है तो डेफिनेटली आपसे वो चेंजेस कराएगा। आप इस चीज़ के लिए तो माइंड प्रिपेयर करके चलो कि चेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर सही तरीके से अगर स्ट्रक्चर किया होगा कोड को तो 1 डे में चेंजेस हो जाएंगे, नहीं तो आप लगे रहोगे उस चेंजेस को करने के लिए। तो CSS के ना 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो मैंने अभी बात की कि एक वेबसाइट में 10,000 पेज है या 10 लाख पेज है तो वो पॉसिबल होता है एक्सटर्नल से। अगर एक पेज में बहुत सारी हेडिंग्स हैं, क्लाइंट कहता है बस एक पेज में चेंज कर दो, तो वो चेंज होगा इंटरनल से, और किसी एक को चेंज करना है तो वो चेंज होगा इनलाइन से। सो पॉइंट ये आता है कि कमर्शियली अगर देखा जाए लार्ज लेवल पर तो कौन सा CSS सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? एक्सटर्नल यूज होता है, ठीक है। बट हम इस एक्सरसाइज में इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल सभी गो थ्रू करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट पहला डिस्कस करेंगे व्हाट इज CSS। तो फुल फॉर्म अपने को पता है, CSS स्टैंड्स फॉर Cascading Style Sheet, is used to format the layout of a website। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। भाई एक वेबसाइट जो मिलके बना होगा वो मल्टीपल वेब पेजेस से रेडी होगा, है ना। और वेब पेज जो कलेक्शन है वो किस चीज़ का? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन सब चीज़ों का कलेक्शन है। सो विथ CSS you can control the color, font, the size of text, the space between element, how elements are positioned and laid, or what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizes and much more। So मान लीजिए कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट। भाई ये जो फ्लिपकार्ट आप चला रहे हो ये क्या है? डेस्कटॉप पर चल रहा है ना। बट क्या होगा कि अगर कोई मोबाइल पर रिक्वेस्ट कर दे तो हमारी वेबसाइट क्या हुआ? मोबाइल के अकॉर्डिंग चेंज होगी ना। आईफोन में हम लोग चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि कोई पर्सन है जो उसको एंड्रॉयड में चलाना चाह रहा हो, तो हमने Xiaomi का फ़ोन ले लिया यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया, तो डिज़ाइन अपने आप चेंज हो रहा है ना, ठीक है। डेस्कटॉप आया, डिज़ाइन चेंज, मोबाइल आया तो डिज़ाइन चेंज। सो किससे पॉसिबल हुआ? क्या स्टेटमेंट पढ़ा हम लोगों ने? डिफरेंट डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइड एंड मच मोर, ठीक है। तो CSS आपके डिज़ाइन को मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस विड्थ, ठीक है। सो यहाँ पर टिप क्या है? द वर्ड कैस्केडिंग। ये कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। कैस्केडिंग मीन्स दैट अ स्टाइल अप्लाइड टू अ पेरेंट एलिमेंट विल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रन एलिमेंट विद इन दी पेरेंट। अब इसको ऐसा समझो कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर वो डिव टैग है, ठीक है। अब डिव टैग के अंदर हमारे पास H1 है, पैराग्राफ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मान लो हमने कंटेनर को प्रॉपर्टी असाइन किया कलर, तो वो कलर जो असाइन अपने कंटेनर को किया है कलर इक्वल टू ग्रीन, तो वो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। यही होता है कैस्केड का मतलब, कि जो पेरेंट के पास है वो चाइल्ड के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब जैसे हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, पेरेंट्स के जो भी जेनेटिक्स होंगे वो चाइल्ड में अपना पाएंगे, ठीक है। DNA एनकोड होता रहता है, सीखता रहता है ना। सो
If you set color of the body text to blue, all headings, paragraphs and other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else. यानी कि जब तक मैं चेंज नहीं कर दूंगा तब तक वो आपका वही चलेगा जो आपने बॉडी को दिया। तो हमारे वेब पेज में देखा जाए तो बॉडी सेक्शन क्या होता है, कंटेनर होता है जो सब कुछ कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है, चाहे वो आपको नैब बार हो, हेडर हो, मेन सेक्शन हो, साइड हो, फुटर हो, सब कुछ वो किस में है, बॉडी के अंदर। आपने बॉडी के लिए लिख दिया कि ये पूरी बॉडी में फॉन्ट चलेगा, ये पूरी बॉडी में कलर होगा, तो अब आप कुछ भी करो आपका वही स्टाइल सभी पर ऑटोमेटिक आता रहेगा खुद से। सो ये होता है कैस्केड। बात करेंगे यूजिंग CSS। CSS कैन बी एडिड टू HTML डॉक्यूमेंट्स इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट क्या है, इनलाइन, बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट, लाइक जो हमने बाकी के अभी तक एलिमेंट्स पढ़े जैसे अलाइन इक्वल टू लेफ्ट सेंटर राइट, उस तरह से। दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है, इंटरनल, बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट इन दी हेड सेक्शन। तो CSS जो होता है वो हेड में लिखा जाता है अगर आप इंटरनल लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम लोग हेड में क्या लिखते हैं, सिर्फ टाइटल, अब अपन हेड में स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल। जो कमर्शियल वेबसाइट्स बनती हैं वो एक्सटर्नल से ज़्यादा बनती है, ठीक है, क्योंकि भाई क्लाइंट ने अगर बोला कुछ चेंज करना है तो वन गो में सब जगह पर चेंजेस आ जाए, तो उसके लिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो हेड में आपको कॉल करना होगा लिंक एलिमेंट, बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल। तो इंटरनल चलेगा स्टाइल एलिमेंट, एक्सटर्नल चलेगा लिंक एलिमेंट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इनलाइन CSS। An inline style may be used to apply a unique style for a single element. अगर आप n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से स्पेसिफिक किसी एक को चेंज करना चाह रहे हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं इनलाइन, ठीक है। टू यूज इनलाइन स्टाइल, एड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलेवेंट एलिमेंट। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, H1 स्टाइल इक्वल टू कलर, पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू कलर, ठीक है। तो स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट, कलर इज अ प्रॉपर्टी और ब्लू इज अ वैल्यू। एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, वैल्यू। नॉर्मली जब हम लोग HTML का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू होता है, बट अब ये स्टाइल में क्या चल रहा है, CSS। तो यहाँ पर हमने दूसरा क्या प्रॉपर्टी साथ में लिखा है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, हेडिंग का सेंटर। तो चलिए एग्जाम्पल को रन करेंगे वेब ब्राउजर में, चेंज हो गया। सो एन इनलाइन स्टाइल loses many of the advantages of a style sheet by mixing content with presentation. Use this method sparingly. अब देखो इनलाइन के साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रॉज एंड कॉन्स क्या है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक वेब पेज बनाया और उसमें आपने इनलाइन का इस्तेमाल किया, तो जैसे कि मैंने बोला क्लाइंट चेंजेस करवाएगा ये आपसे। मान लीजिए आपके पेज में 10 हेडिंग है, क्लाइंट कहते हैं हेडिंग का कलर चेंज कर दो। अब आपको वो 10 जगह पर चेंज करना पड़ेगा तब उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे, यानी कि टाइम टेकन प्रोसेस हो गया। अब सोचो कि आपने पूरी वेबसाइट ही अगर उससे बना रखी है फिर तो काम बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो यानी कि इनलाइन को हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। यानी कि आपका ऐसा मान के चलिए कि अगर आप अपनी वेबसाइट में बहुत छोटा मोटा कोई चेंजेस करना चाह रहे हो लेकिन एक ही बार, तब चलाइएगा इसको। अब देखो इसको गूगल भी मना करता है। गूगल ये कहता है कि अगर आपने इनलाइन CSS का यूज़ किया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5% अलाउ करता हूँ। अगर आपने 5% से ज़्यादा इनलाइन का इस्तेमाल किया तो मैं आपके पेज को गूगल के सर्च में इंडेक्स ही नहीं होने दूंगा, यानी कि आपका पेज सर्च में कभी डिस्प्ले ही नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इनलाइन। क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप यहाँ पर ऐसा सोचो कि पैराग्राफ होता और सीधे मैं पढ़ पाया क्या लिखा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब गूगल यहाँ पर हेडिंग को पढ़ना चाह रहा है तो उसके एल्गोरिदम को हेडिंग, स्टाइल, कलर, ब्लू, टेक्स्ट, अलाइन, सेंटर, अब जाके मुझे मैटर मिला। तो यानी कि आपने गूगल के एल्गोरिदम में, बॉट में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया कंटेंट तक पहुंचने के लिए, इसलिए गूगल अलाउ नहीं करता। वो कहता कि स्किप करो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते।
तो गूगल का क्या होता है, जो एल्गोरिदम है, जो जिसको बोलते हैं बॉट, जो कि ऑटोमेटिक काम करता है। यानी कि आप ये सोचो कि हर सेकंड ना जाने कितनी वेबसाइट्स आपकी लाइव आती हैं, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट्स एक ऐसा प्रोसेस है कि हर एक ब्रांड अपना बना ही रहा है ना, नई नई कंपनी आ रही, वेबसाइट बनती जा रही है। अब गूगल जो आपको डेटा दिखाता है, उस डेटा को दिखाने के लिए कोई पर्सन नहीं बैठा पीछे कि वो आपको डेटा देगा। एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया गया बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, जो अपने आप से सीख रहा है और वो समझता है और अपना भी अपना डेटा चलाते जा रहा है। तो जैसी कोई वेबसाइट लाइव होती है xyz.com, तो गूगल से दो चीज़ें रिलीज़ होती हैं ऑटोमेटिक, क्रॉलर एंड स्पाइडर। ये दो बॉट है। क्रॉलर का काम क्या है, वो इंटरनेट के ऊपर www के ऊपर हमेशा इन्फॉर्मेशन ढूंढता रहता है, कुछ नया आया है क्या। अगर वो नया आया है तो स्पाइडर क्या करेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा और उसको क्या करेगा, अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर देगा। तो बहुत पहले की अगर बात की जाए 2008 तक की, तो गूगल क्या करता था, सर्च करने में थोड़ा टाइम लेता था। मतलब कि आपने एक क्वेरी दिया उसको और उसको ढूंढ के लाने में टाइम लगता, तब तक लोडिंग चलता रहता था। यानी कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो एड्रेस बार में लिखने के बाद, तो आप देखते हो आपका ऊपर एक लोडिंग चलता है। पहले होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज, फिर होता है वो क्लॉकवाइज। यकीन ना हो तो नोटिस करके देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं अमेज़ॉन। अब आप देखना पहले पीछे जाता है फिर आगे आता है एक बार, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट जिस सर्वर से आती है इतना फास्ट है कि इमीडिएट आउटपुट आता है। अब मैं ज़रा थोड़ा स्लो सर्वर को पकड़ता हूँ, देखो रिवर्स गया फिर पेज आया, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। रिवर्स देन फॉरवर्ड, लोडिंग दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस टाइम वो रिवर्स चल रहा है वो रिक्वेस्ट लेके जा रहा है सर्वर पर, और जैसी सर्वर से रेस्पॉन्स मिला कि हाँ इस नाम की कोई वेबसाइट होती है, वो उसको लोडिंग में लेके आता है। बट ये प्रोसेस पर हम लोग ध्यान बहुत कम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल कम से कम करना है। जितना ज़्यादा इनलाइन सीएसएस होगा वेबसाइट उतनी स्लो ओपन होगी, और जितना ज़्यादा एक्सटर्नल होगा वेबसाइट उतनी फास्ट होगी। अब इसके दो फ़ायदे, आपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ाइल बना दी है, तो जब हम लोग नेट चलाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग शायद रन में जाके लिखते होंगे टैम्प, लिखते हो ना, तो अपने कंप्यूटर से टैम्प फाइल को डिलीट करने के लिए कोई करता है, डिलीट नहीं करता, नहीं करते, कर लेना चाहिए इसको। क्योंकि ये कम से कम अगर आपने बहुत लंबे टाइम से कंप्यूटर चला रहे हो, साल भर हो गया विंडोज चलाते हो, तो आपके कंप्यूटर में 4 से 5 GB का टाइम पड़ा होगा जो फालतू में जगह ले रहा होता है। मैं तो टाइम टू टाइम अपना करता रहता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो ये इतने सारे कुछ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, देखे आ रहे हैं, बहुत सारे, देखो ये सब क्या है। तो आप लोगों ने आज की मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग के अंदर एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी किसी वेबसाइट पर आप जाते हो एक मैसेज आता है एक्सेप्ट कुकीज़, नोटिस किया है। अब एक्सेप्ट कुकीज़ क्या करता है, आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल डाल देता है। अब वो क्या काम करती है फाइल, यानी कि आज आपने एक वेबसाइट को पहली बार अपने कंप्यूटर में रिक्वेस्ट किया, तो नोटिस करेंगे आप वो फर्स्ट टाइम वेबसाइट थोड़ा स्लो ओपन होगी, लेकिन जब आप उसी वेबसाइट को फ्यूचर में दोबारा कभी चलाएंगे वो इमीडिएट खुल जाएगी। यानी कि वो क्या करता है, फाइल जितना नया डेटा आया उस पेज के अंदर उतने की रिक्वेस्ट करेगा, बाकी पुराना डेटा आपके कंप्यूटर से ही लोड हो जाएगा। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा नेट नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आपका पेज खुल रहा है, तो कहाँ से चल रहा है, हमारे टेम्परेरी फोल्डर से। सब कुछ हमारे कंप्यूटर के टेम्प में पड़ा होता है ना। तो ये सब क्या है, कुकीज़ है। अब जैसे हर डेट के हिसाब से आपकी कुकीज़ बनती चली जाती हैं। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ जाके देखें तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर में कुकीज़ 8 GB की बनी हुई है, ठीक है। 8 GB बहुत बड़ा स्पेस होता है। मैंने जब अपना कंप्यूटर में करियर स्टार्ट किया था तो 4.5 GB तो मेरे पास हार्ड ड्राइव ही हुआ करती थी। तो अब आप समझ रहे हो 8 GB की वैल्यू क्या है। पहली पेन ड्राइव जब मैंने खरीदी 128 MB की हुआ करती, जो कि 4,500 रुपये की आया करती थी। इतने में तो आज की डेट आप लोग 1 TB हार्ड ड्राइव खरीद लाते हो, 2 TB हार्ड ड्राइव खरीद लाते हो। तो ये है वैल्यू। तो इसको ना फ्लश कर लिया करो, कंप्यूटर फास्ट हो जाता है, ठीक है। 2 बार कमांड चलाना है, एक बार %temp और एक बार ओनली temp, ठीक है। तो temp क्या होता है, आपका नॉर्मल जो ये temp हमने लिखा
ये टैम्प होता है आपका कंप्यूटर में जितना भी रनिंग टाइम पर आपका काम होगा, जैसे फोटोशॉप आप चला रहे हो, ठीक है, तो आपका इसका जितना भी लोड होता है वो यहीं पर ही होता है। तो कई बार आप देखते हो आपका सी ड्राइव का पार्टीशन अगर छोटा होता है तो आपका सी ड्राइव का स्क्रैच डिस्क फुल हो जाता है, एरर आता है स्क्रैच डिस्क फुल, ठीक है, और जैसे फोटोशॉप बंद करते हो आपकी ड्राइव फिर से खाली हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है एडोबी आपके कंप्यूटर में चलने के लिए। तो ध्यान रखना कम से कम 20-22 GB हमेशा सी ड्राइव खाली होना चाहिए अगर आप बहुत एफिशिएंट तरीके से चलाना चाह रहे हो। जैसे जैसे ड्राइव बढ़ता जाएगा आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लो होते जाएगा। चलिए ये हो गया इसकी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरनल CSS। An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style। इन लाइन में क्या था? सिंगल एलिमेंट। अब हम लोग क्या बात करें? सिंगल पेज की यूनिक स्टाइल की बात करें, यानी कि पूरे पेज की बात हो रही है, पहले एक टैग की बात हो रही थी। द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन, यानी कि आपको हेड में स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना है और अपने एलिमेंट के बारे में बताना है। तो बॉडी क्या है? एलिमेंट है जो कि हमारे पूरे बॉडी को होल्ड करता है, उसके अंदर क्या कंटेंट आप रखोगे। और H1 क्या है? हमारा हेडिंग एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पर दोनों को स्टाइल किया, बॉडी को बोला हमने लिनन कलर और H1 को बोला मैरून कलर, और मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल्स चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल ऐसा समझें, हम फिर से नोटपैड ओपन करेंगे यहाँ पर अपनी फाइल। अब देखिए आपने H1 को यहाँ पर स्टाइल मेंशन किया हुआ है। अगर आप H1 को मल्टीपल टाइम यहाँ लिख लेते हैं तो जितने भी H1 टैग होंगे सभी के अंदर सेम ही स्टाइल होगा, है ना, सेम ही आ रहा है। अब क्लाइंट ने मालूम बोला कि भाई कलर बदलो, आप यहाँ जाके कलर लिख देते हैं लाइक चेंज हुआ सब में, ठीक है। बट मैंने H1 को यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिपीट किया है, लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी पढ़ा दिया था हेडिंग के टाइम पर कि H1 सिंगल टाइम ही यूज़ होगा, मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं होता है। अगर आपने कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा और आपको SEO में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है आगे जाके। बट ये मैंने आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया है, इस तरह से हेडिंग को कभी भी रिपीटेशन होता नहीं है। सो हम यहाँ पर बात करते हैं H2 की। तो H2 आप नोटिस करेंगे नॉर्मल आ रहा है, ब्लैक जैसा आता है हमेशा। हम कहते हैं H1 और H2 दोनों का स्टाइल एक जैसा होना चाहिए, बट साइज में डिफरेंस होना चाहिए, है ना, जैसे कि अभी में दिख रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? H2। अब जब रिलोड करोगे तो H2 का स्टाइल आपको बिल्कुल H1 की तरह ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? भाई क्लाइंट तो ये कह रहा है कि दोनों हेडिंग का कलर जो है वो एक जैसा होना चाहिए। कलर तो हो गया, लेकिन अब वो चेंज बोलेगा तो 2 बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसको एक बार में कैसे हैंडल किया जाए उस टेक्निक को समझेंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे H1, H2। कॉमा लगाने से क्या हुआ? ये बन गया ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर होने से क्या होगा? अब ये सेम आउटपुट मुझे देगा। अब मैं यहाँ जाके फिर से कलर को अगर कुछ लिख देता हूँ लाइक ग्रीन, ठीक है, चेंज हमने एक बार किया लेकिन 2 बार अपना हो गया, है ना। ये फ़ायदा होता है CSS का। इसको डिफ़ॉल्ट पहले जैसा कर देंगे जैसा ही हमारा ओरिजिनल था। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल CSS, यानी कि अब की बार जो आप स्टाइलिंग करेंगे वो पेज से बाहर करेंगे, ठीक है। सो विथ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट इन वन फाइल, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपने CSS की फाइल बनाई होगी वो आप जितने भी पेजेस बनाएंगे एक वेबसाइट के अंदर, सभी के अंदर हेड में आप उस लिंक को एसोसिएट करेंगे, ठीक है। सो ईच HTML पेज must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section।
ठीक है, तो इंटरनल के लिए चलता है स्टाइल टैग और एक्सटर्नल के लिए क्या चलता है, लिंक टैग। लिंक में आपको ध्यान रखना है ये कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेलेवेंसी क्या है इसकी, स्टाइल शीट। और आगे HREF में आप क्या लिखेंगे, अपनी फाइल का नेम। ये हमारा फाइल का नेम है mystyle.css। तो जैसे अभी तक आप लोग .html फाइल बना रहे थे, सेम उसी तरह से आप .css फाइल बनाएंगे। इसके बाद जो आपको फाइल आपने यहाँ पर बनाया है इस तरह से, उस फाइल को आप क्रिएट कर लेंगे नोटपैड में। हमने सेम काम करना है, बॉडी में जाके अपना कलर डिफाइन किया, HTML को जाके हमने अपना स्टाइल ऑफर किया, ठीक है। तो ये आपकी फाइल हुई mystyle.css। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, VS कोड, नोटपैड++, कॉफी कप, किसी में भी आप लिख सकते हो। एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमें पता है क्या होते हैं, जैसे कि JPEG, TIFF, Targa, SVG, है ना, all these are extensions. So the external .css file should not contain any HTML tag, यानी कि एलिमेंट कोई नहीं होगा वहाँ पर, है ना। Here is how the mystyle.css file looks। तो हम लोग एलिमेंट का जिक्र ज़रूर करेंगे लेकिन मार्कअप नहीं लिखेंगे कि आप ग्रेटर देन लेस देन करके पूरा लिखे ना टैग, वैसा नहीं आएगा। इसके बाद डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिखा 20 पिक्सल, तो ये विदाउट स्पेस होगा। अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, इनकरेक्ट है, और अगर इस तरह से लिखा तो ये करेक्ट मैनर में, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप क्या है यहाँ पर, विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग इन वन फाइल। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, क्या इस फाइल में कोई स्टाइल है, एक्सटर्नल रखा हुआ है, और स्टाइल क्या रखा है हमने यहाँ डिफाइन किया है। अब ये फाइल कल को मान लीजिए आपने 10 पेज में अप्लाई किया हुआ है, एक जगह चेंज करेंगे 10 पेज में ऑटोमेटिकली वन वे में चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये होता है एक्सटर्नल। बात करेंगे CSS फॉन्ट्स एंड साइजेस की, ठीक है। तो द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर टू बी यूज। द CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी डिफाइंस द फॉन्ट टू बी यूज। द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज टू बी यूज। तो हमारे पास पूरा एक पेज यहाँ पर बना हुआ है, एक्सक्लेमेशन मिसिंग है यहाँ पर, ये टाइपो एरर हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, इंटरनल बॉडी का कलर हमने लेनन डिफाइन किया, HTML का कलर हमने डिफाइन किया, पैराग्राफ का कलर हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, प्लस फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर दोनों का डिफाइन किया डेडिकेटेड, प्लस हमने फॉन्ट साइज भी डिफाइन किया हुआ है। तो जब आप ब्राउज़र में इसको रन करेंगे अपने आउटपुट को, तो आपका जो कलर होगा वो डिफरेंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बॉर्डर की बात करेंगे, तो CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइंस अ बॉर्डर अराउंड एन एलिमेंट। सो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने पैराग्राफ को एक बॉर्डर ऑफर किया हुआ है 2 पिक्सल्स का। तो जब आप ब्राउज़र में इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है पैडिंग। पैडिंग किस तरह से काम करता है कि भाई आप अपने टेक्स्ट में कुछ पैडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो अब ये पैडिंग क्या होगा, बॉर्डर और जो आपका कंटेंट है उसके बीच में गैप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं पैडिंग। इसी तरह से मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच में काम करता है। लाइक अगर H1 और पैराग्राफ हमने दोनों यहाँ पर लिखा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो मार्जिन क्रिएट करेगा। इसी तरह से आपका होता है लिंक टू एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS क्या होते हैं, मे बी एक्सटर्नल आपका रिलेटिव हो सकता है, मे बी एक्सटर्नल आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है। अब रिलेटिव एब्सोल्यूट हमें पता है क्या होता है। रिलेटिव मतलब कि वो फाइल मेरे पास है, एब्सोल्यूट मतलब वो फाइल मेरे पास नहीं है, वो कहीं और है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक लिंक में इतनी एक HTTPS लिख के एक फाइल डाली हुई है, अगर हम इस एग्जाम्पल को ब्राउज़र में रन करेंगे तो क्या होगा, मेरा स्टाइल डिफरेंट दिखाई देगा। और दूसरा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिस एग्जाम्पल लिंक्स अ स्टाइल शीट लोकेटेड इन द CSS फोल्डर ऑन द करंट वेबसाइट। तो ये क्या है, CSS/mystyle.css। तो यानी कि ये CSS का फोल्डर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है और इसके अंदर मेरी अपनी पर्सनल CSS फाइल रखी हुई है। बट ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने क्या नोटिस किया, ये CSS की फाइल कहीं पर होस्ट है, कहाँ है, इस वेबसाइट पर, और ये इसका पूरा कोड यहाँ पर रखा हुआ है CSS का, ठीक है।
तो इंटरनल इस तरह से चलता है, एक्सटर्नल इस तरह से चलता है आपका, और ये हुआ आपका रिलेटिव एग्जाम्पल, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो डायरेक्ट किसी ऐसी रखी हो जहाँ पर आपकी HTML फाइल होस्ट है, मतलब आपने कोई अलग से फोल्डर नहीं बनाया हुआ है। तो ये वाला एग्जाम्पल तब आपका काम करता है। तो जैसे यहाँ देखिए, हमने CSS के फोल्डर वाला आपको एग्जाम्पल दिखाया। अब देखो माई स्टाइल हमने एक बाहर भी रखा हुआ डायरेक्ट, ऐसे भी आप लोग चला सकते हो, बट क्या ये सही प्रैक्टिस है? नहीं, क्योंकि आपके HTML के अंदर ब्लेंड हो रखी है CSS फाइल, ढूंढने में दिक्कत आएगी, नहीं पता फाइल कहाँ है। सो हमेशा क्या होता है तरीका कि अगर इमेजेस यूज़ हो रही हैं वेबसाइट में तो इमेजेस का डेडिकेटेड फोल्डर, CSS यूज़ हो रहा है डेडिकेटेड CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट, अगर ऑडियो यूज़ हो रहा है तो ऑडियो फोल्डर, वीडियो यूज़ हो रहा है तो वीडियो फोल्डर, ताकि मेरा कंटेंट सब क्लटर ना रहे, है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। सो अब आप इनमें से कोई भी एग्जांपल जो ट्राई करके देखना चाहिए हम उसको यहाँ पर चला सकते हैं, क्योंकि इस फाइल में हमने किसी भी फाइल का व्यू एग्जांपल नहीं बनाया हुआ। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो एक हम यहाँ से फाइल बनाएंगे सेव एज करके, नेम इज डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML। ठीक है, हमने एक डेमो के नाम से फाइल बनाया। अब ये जितना भी कोड आपका यहाँ लिखा हुआ है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ला के अपन कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मिसिंग है उसको लगा दीजिए। फाइल को सेव कीजिए, वेब ब्राउज़र में आइए और यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, डेमो डॉट HTML। क्या दिखता है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट, हेडिंग कलर डिफरेंट, पैराग्राफ कलर डिफरेंट, फॉन्ट फैमिली दोनों का डिफरेंट। यही तो लिखा हमने कोड के अंदर, क्या फॉन्ट फैमिली यहाँ डिफरेंट होगा और पैराग्राफ में डिफरेंट होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CSS में बॉर्डर। यहाँ देखेंगे अब क्या हम चाहते हैं कि भी हमारा पैराग्राफ में एक बॉर्डर भी आ जाए। अभी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर ऐड हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें हम लोग पैडिंग की जिक्र कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट, अब की बार आप देखेंगे पैराग्राफ में और बॉर्डर में कुछ स्पेस क्रिएट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, मार्जिन, यानी कि अब जो आप आउटपुट देखेंगे उसमें आपको हेडिंग और पैराग्राफ में स्पेस मिलेगा। चलिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, अब आप देखना यहाँ पर भी स्पेस क्रिएट होगा, बनाओ ऊपर से गैप, और लेफ्ट राइट टॉप बटन चारों साइड से हमारा गैप अप्लाई हुआ। ये क्या हुआ, मार्जिन एलिमेंट के बाहर वर्क करता है और पैडिंग एलिमेंट के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट, लिंक टू एक्सटर्नल CSS। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं किया अपने हेडिंग और पैराग्राफ की, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा जो हेडिंग और पैराग्राफ होता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन में आता है। बट पहले इसको आप चलाइए यहाँ पर, और अभी मैं आपको पहले डिफ़ॉल्ट आउटपुट दिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक्सटर्नल CSS को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। जरा ब्राउज़र में देखिए क्या आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल। बट जैसे हम लोग एक्सटर्नल CSS लगाते हैं और वो रेंडर होता है तो मेरा स्टाइल चेंज हो रहा है। तो यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल आपका इम्प्लीमेंट हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं अपना खुद का, जो एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है माई स्टाइल। कॉल करेंगे यहाँ पर, सेव करेंगे, ब्राउज़र में रीलोड करेंगे, यही स्टाइल था हमारा। अब इसी स्टाइल को हम लोग देखेंगे बिना फोल्डर के, जो कि फाइल हमारी बाहर भी रखी हुई है, माई स्टाइल सेम आउट। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए कि किससे क्या आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, कंप्लीट है अपना। बात करते हैं लिंक्स, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है। लिंक्स मतलब हाइपर लिंक्स, जो आप लोग A टैग में डिफाइन कर रहे हैं। सो लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक्स अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। एग्जाम्पल, आप फ्लिपकार्ट चलाते हैं, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, किसी भी आप सेगमेंट को विजिट कर रहे हैं, वो
लिंक के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। अब एक वेबसाइट में अगर लिंक ना हो तो आप सोचिए कि यूज़र के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो कहीं जा ही नहीं पाएगा उसके अलावा, क्योंकि उसको नहीं पता आपने पेज का नेम क्या रखा है। बट लिंक की हेल्प से यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो कहीं भी मूव कर सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो HTML लिंक्स, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं क्या, हाइपर लिंक्स। सो HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। यू कैन क्लिक on a link and jump to another document or page. So when you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. ठीक है, so नोट करने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, a link does not have to be text. A link can be an image or any other HTML element. सो हम सिर्फ टेक्स्ट को ही लिंक नहीं बना सकते हैं, आप किसी भी बटन को, इमेज को लिंक में, या फिर किसी भी एलिमेंट को, हेडिंग को भी अगर मैं लिंक में डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। सो HTML लिंक का सिंटेक्स क्या होता है, द HTML A टैग डिफाइंस अ हाइपर लिंक। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। A टैग एट्रीब्यूट में आपका URL, जिसको टैप करने के बाद यूज़र वहाँ विजिट करेगा डेस्टिनेशन URL पर, और इन बिटवीन A टैग आपको लिखना होता है अपना लिंक का मैसेज। जैसे लिंक मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, विजिट गूगल, आप यहाँ लिखेंगे फिर https www.google.com। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द A एलिमेंट इज द href। अगर href नहीं होगा तो यूज़र कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा। विच इंडिकेट्स द लिंक्स destination. The link text is the part that will be visible to the reader. ब्राउज़र में जो यूज़र को दिखता है क्लिकेबल, वो लिंक टेक्स्ट होता है। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड URL एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने विजिटर के लिए लिखा है विजिट गूगल, लेकिन विजिटर ये टाइप नहीं कर रहा है, ये हमने उसको टाइप करके ऑलरेडी दिया है, बस उसको ये टैप करना है, वो यहाँ आ जाएगा। सो इस तरह का लिंक काम करता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट links will appear as follows in all browsers. जैसे कि an unvisited link is underlined and blue, or visited link is underlined and purple, or active link is underlined and red. So tip क्या है यहाँ पर, link can of course be styled with CSS to get another link. तो जनरली क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो जो भी उसकी कलर स्कीम होगी, थीम होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक का कलर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका लिंक बिल्कुल आउट ऑफ स्कीम जा रहा है कलर से, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो ये पॉसिबल हो रहा है CSS की है ना। अब बात करेंगे लिंक में टारगेट एट्रीब्यूट की, कि वही टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो। टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट और पेज। The target attribute can have one of the following values like self। self हमें लिखना नहीं होता, self default रहता है। तो क्या लिखा है इसका आगे, defaults। opens the document in the same windows and tab as it was clicked। blank क्या करता है, opens the document in a new window or tab। parent and top आज के मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस में अभी इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ होता था जब लोग फ्रेम सेट में डिज़ाइनिंग करते हैं, और ये प्रैक्टिस 2005 में ही डिस्कंटिन्यू हो चुकी है। ठीक है, तो ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। तो देखो फ्रेम का जिक्र आया, जिसका मैंने बोला फ्रेम सेट बंद हो चुका है। एंड ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। तो जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, विजिट गूगल हमने मैंशन किया हुआ है, आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, सेम पेज को उसने रिप्लेस कर दिया। बट अगर हम यहाँ पर लगाते टारगेट, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक नए पेज में खुलता है। कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे नोटपैड में, और इस पेज को यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, AHREF। अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, टारगेट, ध्यान रखिए कैप्स लॉक का, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोड में क्या लिख देते हैं हम लोग, अंडरस्कोर सेल्फ। लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही होता है, यानी कि आपका पेज रिलोड करने के बाद इसी पेज को रिप्लेस कर देगा गूगल से। हो गया चीज। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ब्लैंक। लिखिए ब्लैंक, रिफ्रेश कीजिएगा अपने पेज को। अब की बार आप क्या नोटिस करेंगे, HTML लिंक्स के आगे एक नया टैब ओपन होगा, दिखाई दिया। तो ये हुआ हमारा ब्लैंक।
तो पॉइंट ये आता है कि ब्लैंक और सेल्फ उनका यूज़ कब और कहाँ करना है। ये सीधी सी बात है, जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि आपके जैसे फ्लिपकार्ट है कि उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी लेती है, ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट पे जो आप क्लिक करते हो अलग अलग पेज पे, ऐसे तो यूज़र का टैब भर जाएगा। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, सेल्फ डिफ़ॉल्ट रखता है लिंक और वो रिप्लेस होता रहता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ जगह पर उसने ब्लैंक का यूज़ किया है, देख लेते हैं। जैसे flipkart.com, अब हम यहाँ पर क्या नोटिस करते हैं, जैसे हमने पोको पर क्लिक किया, पोको सेम में खुल गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उन्होंने एक नया टैब ओपन किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई मान लो यूज़र ने फ़ोन देख के बंद कर दिया तो बाकी के फ़ोन से यूज़र चला जाए। तो वो चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही बंद करे तो उसको बाकी के फ़ोन और दिखाई दे कि ये भी है चेक करने के लिए। अगर वो रिप्लेस हो जाएगा तो ये फ़ोन जो मैं और दिखाना चाहता हूँ वो नहीं देख पाएगा। क्या आ गया? यूज़र एक्सपीरियंस, यूएक्स है ये, और उसको फिर यूआई में इम्प्लीमेंट किया गया। अगर हम यहाँ पर क्या करते, यहीं पर क्लिक करके इसी को रिप्लेस कर देते और यूज़र ने टैब बंद किया तो सीधे फ्लिपकार्ट से बाहर निकल गया ना, तो यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो बहुत स्मार्टली वेबसाइट्स डिज़ाइन की जाती हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो चाहते हैं कि यूज़र जब वहाँ पर एंटर हो तो कुछ लेके ही निकले, या फिर एक ऐसा उसके माइंड में इमेज क्रिएट कर दिया जाता है कि वो अगले 15 से 20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर, या जैसा उसका बजट बनेगा तुरंत को खरीद लेगा। क्योंकि आजकल एक बहुत अलग ट्रेंड चला है। जब मॉल का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया तो क्या चला, विंडो शॉपिंग। अब विंडो शॉपिंग क्या करता है, आपकी डिज़ायर जनरेट करता है। आप जब निकलोगे यार अच्छा लग रहा है ना, तो ये क्या है, विंडो। अब यही क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। आपको कहीं कुछ नहीं जाना, प्रोडक्ट को आप जूम करके देखो, अलग अलग एंगल से देखो, इवन 360 में भी देखो, इवन घर में वर्चुअली लगा के भी देख लो विद AR एंड VR। तो क्या हुआ, उन्होंने ऑनलाइन पूरी डिज़ायर बना दी आपकी, जो आप विंडो शॉपिंग करते थे, तो बंदा खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जब आपकी सेल आती है फ्लिपकार्ट की, तो आप ये मान के चलो फ्लिपकार्ट 50% बिजनेस बनाता है सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आप सेल के चक्कर में सस्ता है ले लेते। तो ये सीधा सा फंडा है कि भाई बंदे को लालच दो और वो उसकी परचेजिंग करेगा। अब आप ये सोचो कि भाई आप एक फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि भाई फ़ोन जो मैं चला रहा हूँ वो मेरा कॉलिंग का काम तो बढ़िया कर ही रहा है ना, जब तक आप उसको बहुत ज़्यादा कुछ हैवी टास्किंग नहीं कर रहे हो, आप कोई ट्रेडर नहीं हो, बहुत आपको एकदम ऐसा फ़ोन चाहिए जो फटाफट से आपकी ट्रेड को बाय करा दे, सेल करा दे। एक स्लो फ़ोन ले लिया आपने तो टाइम लगेगा ना, पता चला जहाँ पर कट ऑफ होना था वहाँ पर वही ट्रेड मेरा, तो टाइम लगा। तो अगर आपका कोई ऐसा हाई-फाई काम नहीं है तो यानी कि अपने फ़ोन अननेसेसरी अपना अपग्रेड करिए। जैसे घर के अंदर सीनियर सिटीजन है, उनका काम क्या है, तो क्या करेंगे उसका, तो आप जैसे लोगों को तो ज़रूरत है ना फ़ोन की। तो जो भी चीज़ ली जाए वो सोच समझ के ली जाए कि क्या एक्चुअल मुझे इसकी नीड है या नहीं। अच्छी चीज़ लेनी है, लैपटॉप लो अच्छे से अच्छी, क्योंकि आज आप लैपटॉप अगर लोगे तो वो ऐसा तो नहीं कि 1 साल के बाद बेकार हो जाएगा। रफ़ यूज़ करोगे तो हो सकता है, पर लैपटॉप की लाइफ आराम से 10-12 साल की होती है, कहीं नहीं जाता। बस बैटरी चेंज कराओ हर 3 साल पे, अपना मस्त चलता है, उसको अच्छा दो। अब आपने एक लैपटॉप ले लिया कि भाई आज के टाइम में 2024 में i3, तो वो क्या काम करेंगे। i3 तो गुजरे ज़माने की चीज़ होगी ना, और आप 20-22 हज़ार का i3 लेके आ गए, तो देखने में वो बॉडी लैपटॉप की तरह है, मतलब काम बिल्कुल टैबलेट की से भी बेकार वाला है। क्योंकि सेलफोन में 20-20 GB रैम आ चुकी, और हम लैपटॉप लेके चल रहे हैं बिल्कुल आउटडेटेड। ऐसी चीज़ लो जिसका लॉन्ग रन में बेनिफिट आए। सो क्लियर हुआ लिंक्स। तो नेक्स्ट क्लास में लिंक को हम लोग और डिटेल में देखेंगे क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। तो मुझे यहाँ तक की जर्नी में ये बताओ, HTML समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। यानी कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है बिना HTML के पॉसिबल नहीं है, और वेबसाइट का लुक एंड फील विदाउट CSS पॉसिबल है। यानी कि जो वेबसाइट का खूबसूरती है, जो ब्यूटिफिकेशन है, वो CSS लेके आता है, और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है, जो इंटरेक्टिवनेस है, जो डायनामिक चीज़ें होती है उसके अंदर, जैसा फ्लिपकार्ट जाते हो ऑफर चल रहे हैं, ये सब आपका जावास्क्रिप्ट लेके आता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो काम करती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं।